वो अभी जिंदा थी, लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे एक ठंडी मशीन की तरह चल रही थीं। उसे अपनी पलकें उठाने में उतनी ही ताकत लग रही थी जितनी एक पूरी इमारत को हिलाने में लगती है। उसके चारों तरफ सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई बहुत दूर से उसे पुकार रहा हो, लेकिन वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। कमरे के कोने में एक पुरानी मेज़ पर रखी मोमबत्ती आखिरी बार फड़फड़ाई और बुझ गई। अंधेरा अब गहरा नहीं, बल्कि भारी हो चुका था। ऐसा अंधेरा जिसे आप छू सकते हैं, जो आपकी त्वचा पर रेंगता है। फर्श की लकड़ी से आती वो सड़न भरी महक अब उसके फेफड़ों में जम चुकी थी। उसे याद था, उसे सब कुछ याद था। वो बारिश वाली रात, वो सुनसान मोड़, और वो चेहरा जो किसी परछाई जैसा धुंधला था, लेकिन जिसकी आंखें जलती हुई आग की तरह पीली थीं। जुनको ने अपनी उंगलियों को हिलाने की कोशिश की। लकड़ी के तख्तों पर उसके नाखून रगड़ने की आवाज़ उस सन्नाटे को चीर रही थी। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। छत के उस अंधेरे कोने से, जहां मकड़ी के जाले नहीं बल्कि कुछ और ही लटका हुआ था। नवंबर की उस रात जब वो घर लौट रही थी, उसे लगा था कि शहर की रोशनी उसे सुरक्षित रखेगी, पर रोशनी तो सिर्फ एक छलावा थी। असली दुनिया उस रोशनी के ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। उन 4 लड़कों ने जब उसे घेर लिया था, तब उनकी हंसी में कोई मजाक नहीं था। उसमें एक भूख थी, वो भूख जो सिर्फ मांस और खून से नहीं, बल्कि किसी के डर और उसकी रूह को कुचलने से मिटती है। उस घर की दीवारें अब उसकी दुनिया बन चुकी थीं। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें नहीं थीं, बल्कि मोटे कागज़ और टेप चिपकाए गए थे, ताकि सूरज की एक किरण भी अंदर न झांक सके। समय का पता चलना बंद हो गया था। क्या अब सुबह हो गई थी, या ये अभी भी वही रात चल रही थी जब उसे पहली बार यहाँ लाया गया था? उसे याद आया जब उसने पहली बार भागने की कोशिश की थी। दरवाजे की कुंडी कच्ची थी, लेकिन उसका हौसला उससे भी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था। जैसे ही उसने उस ठंडे पीतल को छुआ, उसे महसूस हुआ कि दरवाजे के उस पार कोई खड़ा है, कोई जो उसकी हर हरकत को महसूस कर रहा था। वो लड़का, जिसका चेहरा मासूम था, लेकिन जिसकी रूह किसी पुराने कब्रिस्तान की मिट्टी जैसी सड़ चुकी थी। उसने कहा था, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ जहन्नुम से होकर गुजरता है। दिन गुजरते गए, या शायद वो हफ्तों का हिसाब भूल चुकी थी। उसके शरीर पर नीले निशान अब काले पड़ने लगे थे। दर्द अब महसूस होना बंद हो गया था, क्योंकि उसका दिमाग उस दर्द से बचने के लिए शरीर को छोड़कर कहीं और चला जाता था। वो उन यादों में रहने लगी थी जहां उसकी माँ उसके बालों में तेल लगाती थी, जहां खिड़की से ठंडी हवा आती थी और जिसमें मौत की गंध नहीं थी। लेकिन फिर उसे वापस खींच लिया जाता। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाज़ा खुलता। वो चारों अंदर आते। उनकी आहट सुनकर ही जुनको का दिल तेज़ी से धड़कने लगता, जैसे कोई परिंदा पिंजरे की सलाखों से अपना सिर टकरा रहा हो। वो उसे खाना नहीं देते थे, वो उसे सिर्फ जिंदा रखते थे, जिंदा ताकि वो उसे और तोड़ सकें। एक रात उनमें से सबसे छोटे लड़के ने उसके पास आकर धीमी आवाज़ में कुछ कहा। उसके शब्द जुनको के कान में किसी जहर की तरह घुल गए। उसने कहा था, तुम्हें पता है बाहर तुम्हारी तलाश बंद हो चुकी है। दुनिया ने मान लिया है कि तुम अब नहीं रही। जुनको की आंखों से आंसू नहीं निकले, उसकी आंखों की नमी सूख चुकी थी। उसने सोचा, क्या वाकई ऐसा है? क्या उसकी माँ ने उम्मीद छोड़ दी होगी? क्या वो सड़कों पर उसके नाम के पोस्टर अब फटने लगे होंगे? यही वो पल था जब उसके अंदर की आखिरी उम्मीद ने दम तोड़ दिया। और जब उम्मीद मरती है, तो इंसान का शरीर सिर्फ एक खोल बनकर रह जाता है। उस घर के बाकी कमरों में लोग रहते थे। एक परिवार रहता था। कभी कभी उसे दीवार के उस पार बर्तनों के टकराने की आवाज़ आती थी, कभी किसी के हंसने की, तो कभी टेलीविज़न के चलने की। वो लोग जानते थे, उन्हें पता था कि इस एक कमरे के अंदर एक लड़की हर पल मर रही है। लेकिन उन्होंने कभी पुलिस को फ़ोन नहीं किया, उन्होंने कभी दरवाज़ा नहीं खटखटाया।
उनकी खामोशी उस जुर्म से भी बड़ी थी जो वो 4 लड़के कर रहे थे। एक दोपहर उसे लगा कि शायद आज सब खत्म हो जाएगा। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। उसका गला सूख कर कांटा बन गया था। उसने छत की ओर देखा। उसे वहां एक आकृति दिखाई दी। वो कोई फरिश्ता नहीं था, वो उसकी अपनी ही परछाई थी जो शरीर को छोड़ने की तैयारी कर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि डर का सबसे भयानक रूप क्या है। डर वो नहीं है जब कोई आप पर हमला करे। डर वो है जब आपको पता हो कि आपकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है, भले ही दीवार के उस पार लोग चाय पी रहे हैं। उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसे वो दिन याद आया जब उसने अपना नया फ्रॉक खरीदा था। वो लाल रंग का था। उसे वो रंग पसंद था, लेकिन अब उसे सिर्फ काला और ग्रे रंग ही दिख रहा था। उन लड़कों ने जब देखा कि वो अब और नहीं सह पाएगी, तो उनके चेहरों पर पछतावा नहीं बल्कि एक घबराहट थी, सबूतों को मिटाने की घबराहट। उन्होंने उसके शरीर को एक बड़े से ड्रम में डालने का फैसला किया, सीमेंट और कंक्रीट, ताकि वो कभी ऊपर ना आ सके। लेकिन रूहें सीमेंट में नहीं दबती। जुनको का शरीर उस ड्रम के अंदर ठंडा पड़ रहा था, लेकिन उसकी आखिरी सोच उस कमरे की दीवारों में ही कैद होकर रह गई। वो घर आज भी खड़ा है। वहां अब नए लोग रहते होंगे। शायद उन्हें कभी कभी रात के तीसरे पहर में किसी के नाखून रगड़ने की आवाज़ आती होगी। शायद उन्हें भी महसूस होता होगा कि कोई खिड़की के उस टेप को हटाने की कोशिश कर रहा है। जब महीनों बाद पुलिस ने उस ड्रम को तोड़ा और उस सख्त हो चुके सीमेंट के बीच से जब उसकी हड्डियां बाहर आईं, तो पूरा शहर कांप गया था। लेकिन जुनको अब वहां नहीं थी। वो तो उसी दिन चली गई थी जब उसने पहली बार उन 4 जोड़ियों आंखों में अपनी मौत देखी थी। इंसानियत की सबसे बड़ी हार वही होती है जहां लोग ये जानते हुए भी चुप रहते हैं कि उनके पड़ोस के कमरे में किसी की जिंदगी को किश्तों में ख़त्म किया जा रहा है। वो 4 लड़के तो गुनाहगार थे ही, लेकिन वो पूरा मोहल्ला, वो पूरी खामोशी उस जुर्म का हिस्सा थी। रात के सन्नाटे में अगर कभी आपको लगे कि कोई आपके कान के पास आकर सांस ले रहा है, या कोई परछाई कमरे के कोने में खड़ी होकर आपको सिर्फ देख रही है, तो भागना मत, क्योंकि वो सिर्फ ये बताना चाहती है कि वो अभी भी यहीं है। वो अभी भी उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। उस ड्रम के अंदर सिर्फ एक लाश नहीं थी, उसमें एक समाज का भरोसा, एक माँ की ममता और एक बेगुनाह के सपने, सब सीमेंट के नीचे दबकर पत्थर हो चुके थे। और वो पत्थर आज भी हम सबके बीच मौजूद है। दरवाज़ा बंद कर लीजिए, बत्तियां बुझा दीजिए और सुनिए, क्या आपको भी अपने कमरे की दीवार के उस पार से किसी के रोने की धीमी सी आवाज़ आ रही है? शायद कोई अभी भी इंतज़ार कर रहा है कि कोई तो आए और उसे इस अंधेरे से बाहर निकाले। लेकिन अफसोस, उस रात भी कोई नहीं आया था और शायद आज भी कोई नहीं आएगा।